डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई क्लास। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को क्लास 8 का सुगम विज्ञान जो कि अध्याय 3 पाठ पढ़ाने वाले हैं और इसके जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इसको मैं आज बताने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अति लघु उत्तरीय के जितने सारे क्वेश्चन था उसको मैं उत्तर दे चुका था और इस लेक्चर में मैं आप सभी को लघु उत्तरीय का जो भी क्वेश्चन आंसर है उस सभी को मैं बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है संश्लेषी तंतु एवं प्लास्टिक। इस चैप्टर का नाम क्या है? संश्लेषी तंतु एवं प्लास्टिक। और इसका मैं आज लघु उत्तरीय प्रश्न का जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको मैं आज बताने वाला हूँ। और ये यहाँ पर मेरा कुछ कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं और मेरे चैनल का नाम है चंदू ऑफिशियल 05। आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न को चालू करने से पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं जो कि हमारे मेंटलिटी पावर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है या हमेशा अक्सर जीके के नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। यहाँ पर देख लीजिए, नायलॉन जो कि एक तंतु है, पदार्थ है, इसका जो निर्माण को किसने किया, ठीक है, कब निर्माण किया गया और कहाँ पर निर्माण किया गया, इस 3 जीके पॉइंट को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारे वालेस कैरोथर्स जी हैं, वालेस कैरोथर्स जी, उन्होंने 1937 ईस्वी में, वालेस कैरोथर्स जी ने 1937 ईस्वी में अमेरिका में, कहाँ पर? अमेरिका में 1937 ईस्वी में इस नायलॉन का निर्माण किया। और वो बता रहा है जो हमने नायलॉन का निर्माण किया है। यदि आपसे कोई एग्जाम में पूछ दे या कहीं पर भी पूछ दे जो नायलॉन का निर्माण किसने किया, क्या बताएंगे? बोलिए। इसका नाम हो जाएगा आपका वालेस कैरोथर्स। क्या नाम हो जाएगा? वालेस कैरोथर्स। और कितने ईस्वी में किया? 1937 ईस्वी में। कहाँ पर किया? तो अमेरिका में उसने खोज किया। कौन? वालेस कैरोथर्स ने 1937 ईस्वी में अमेरिका में नायलॉन का खोज किया। और इसका नाम नायलॉन कैसे पड़ा यह हम आगे चर्चा करेंगे। आगे क्वेश्चंस में यहाँ पर आने वाले हैं जिसका नाम नायलॉन कैसे पड़ा। तो चलिए बिना देरी किए हुए लघु उत्तरीय प्रश्न पर पहुँचते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है जो एक उदाहरण देकर समझाएं कि नायलॉन रेशे काफ़ी सबल होते हैं। बच्चे यहाँ पर समझने वाला बात है जो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, जो एक हमें उदाहरण देना है जो नायलॉन है बहुत ज़्यादा सबल होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसका हमें उदाहरण देने के लिए, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर सिंपल सा बात है जो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, जैसे पहाड़ पर जो चढ़ने के लिए बड़े बड़े चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी किसका होता है? नायलॉन का ही बना हुआ होता है। ये देखिए पहाड़ पर चट्टानों पर चढ़ रहा है तो कौन सा रस्सी पे करके? नायलॉन का ही रस्सी का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, जो कि हमारे बहुत सारे कार सब में बड़ी बड़ी गाड़ी सब में जो सीट बेल्ट का जो बेल्ट होता है, सीट का जो बेल्ट होता है वह भी नायलॉन का ही बना होता है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा सबल होता है। इसका उपयोग सीट के बेल्ट में भी किया जाता है। उसके बाद बहुत जो हार्ड रस्सी होते हैं यह सब किसके बने होते हैं? नायलॉन का ही बना होता है। यहाँ पर मैंने आपको 3 उदाहरण दे दिए जो इससे स्पष्ट है कि नायलॉन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो नायलॉन क्या है, इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा? जैसे कि मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न को चालू करने से पहले मैंने आपको बताया था, जो आगे मैं बताऊंगा नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों पड़ा या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नायलॉन जो है एक मानव निर्मित द्वारा, मतलब यह मानव के द्वारा बनाया गया है। यह एक पूर्णतः संश्लेषित रेशा है जो पॉलीएमाइड से बना होता है। किससे बना होता है? पॉलीएमाइड से बना होता है या पॉलीएमाइड का एक बहुलक है, यह भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसका जो विकास किया गया, मतलब इसका विकसित किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया, ठीक है। और इसे सबसे पहले, इस रेशे को नायलॉन को सबसे पहले कहाँ पर बेचा गया? तो न्यूयॉर्क और लंदन में बेचा गया। नाम से ही स्पष्ट है, न्यूयॉर्क और लंदन में इसे सबसे पहले बेचा गया। तो न्यूयॉर्क का न्यू का एन शुरू का ले लिया और वाई का वाई ले लिया, यॉर्क का वाई ले लिया, तो एन वाई। और दूसरा जगह कहाँ पर बेचा गया? लंदन, LONDON, लंदन। तो शुरू का लंदन का लास्ट प्रथम 3 अक्षर ले लिया गया, LON। यहाँ पर हुआ NYLON, नायलॉन। इसी से स्पष्ट होता है, इसी से नाम इसका पड़ गया नायलॉन। कह सकते हैं हम
जो नायलन का जो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह न्यूयॉर्क और लंदन में सबसे पहले इसके बाज़ारों में बेचा गया नायलन को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नायलन। ओके, और इसका वगैरह वगैरह इस समय इसका उपयोग जो होता है, जो पैरासूट होता है उसका छतरी बनाने में इसका उपयोग होता है। काफ़ी मजबूत जो रस्सी होते हैं उसके लिए भी उपयोग होता है। कुछ ऐसे कपड़े आते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे पदार्थ आते हैं जो हम नायलन का भी उपयोग में लाते हैं, जैसे टुए वगैरह वगैरह हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो धो तथा पहनो पदार्थ किसे कहते हैं। धो तथा पहनो पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, धो और पहनो का मतलब होता है धोना और पहनना। धोना और पहनना, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, धो और पहनो। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है ये धोने पर सिकुड़ते नहीं हैं, मतलब कपड़े जो हैं, जो भी कपड़े हैं वो धोने पर सिकुड़े नहीं, मतलब मुड़ाता नहीं है, मुड़ता नहीं है, सिकुड़ते नहीं है। ठीक है, और इसे परहेज करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। नायलन का जो कपड़ा होता है, ठीक है, धो तथा पहने जो भी कपड़ा होता है उसे परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसको धोते हैं तो भी वो सिकुड़ते नहीं है, परहेज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। इसीलिए इस संश्लेषित रेशे को क्या कहा गया, पहनो, धो तथा पहनो पदार्थ कहा गया। बात क्लियर है, धोने पर सिकुड़े नहीं, और जब सिकुड़ेगा नहीं तो प्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे कहते हैं धो तथा पहनो पदार्थ। मतलब धो लो पहन लो, धो लो पहन लो, बस इतना ही है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। जैसे महिला का साड़ी हो गया, और कुछ ऐसे बेड सब आते हैं जो बिछाते हैं बेड के ऊपर, ऐसे कुछ बेड्स सब भी इसमें आते हैं, धो तथा पहनो पदार्थ में आते हैं। चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जो उष्मा सुघट्य एवं उष्मा ड्रिड में क्या अंतर है। उष्मा सुघट्य एवं उष्मा ड्रिड में क्या अंतर है। हालांकि इससे पहले अति लघु उत्तरीय में उष्मा ड्रिड और उष्मा सुघट्य के बारे में मैंने कुछ बताया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। उष्मा सुघट्य जो होता है थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है, और उष्मा सिड्रिड जो होता है वह थर्मो सेटिंग कहलाता है। और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या अंतर होता है इसको भी मैं बता देता हूँ। थर्मोप्लास्टिक जो होता है इस गर्म करने पर मुलायम हो जाएगा, और उसे फिर से जब ठंडा करेंगे हम फिर से ठंडा करेंगे तो फिर उसी अवस्था में आ जाएगा, मतलब कठोर की अवस्था में उसी अवस्था में कठोर की अवस्था में आ जाएगा। यह हमारी थर्मोप्लास्टिक की विशेषता है, मतलब उष्मा सुघट्य का विशेष। उष्मा ड्रिड का जो विशेषता है यह है, जो यह काफ़ी कठोर होता है। यह क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है, और इसे गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है। थर्मोसेटिंग जो होता है गर्म करने पर भी मुलायम नहीं होता है, यही इसका अंतर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो उष्मा सुघट्य एवं उष्मा ड्रिड में क्या अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मा सुघट्य थर्मोप्लास्टिक जिसको हम कहते हैं, वह प्लास्टिक गर्म किए जाने पर मुलायम तथा ठंडा किए जाने पर कठोर हो जाता है। कौन सा, उष्मा थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग जो होता है यह प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है। इस प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, मुलायम नहीं होता है। जैसे हमारे कुछ पॉलीथीन हो गया, उसके बाद मोटे पाइप हो गया जो कोमल होते हैं, यह सब कौन सा किस में आता है, उष्मा सुघट्य में आता है, मतलब थर्मोप्लास्टिक में आता है। उसके बाद कुछ ऐसे बर्तन हैं जो थर्मोसेटिंग में आते हैं। उसके बाद आपका प्लग पिन हो गया, बिजली के जो स्विच होते हैं वो सब किस में आते हैं, थर्मोसेटिंग में आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5वें नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन में है, जो विद्युत स्विच उष्मा ड्रिड प्लास्टिक से बनती है क्यों। विद्युत स्विच उष्मा ड्रिड प्लास्टिक से बनती हैं क्यों। अब यहाँ पर देख लीजिए, उष्मा ड्रिड का मतलब थर्मोसेटिंग। उष्मा ड्रिड का मतलब क्या होता है, थर्मोसेटिंग। और थर्मोसेटिंग काफ़ी हार्ड होते हैं, थर्मोसेटिंग थोड़ा हार्ड होते हैं। किसके, उष्मा सुघट्य के, उष्मा सुघट्य से थोड़ा हार्ड होता है थर्मोसेटिंग। विद्युत स्विच थर्मोसेटिंग के बने होते हैं क्योंकि यह थर्मोप्लास्टिक की अपेक्षा अधिक कठोर तथा विद्युतरोधी होता है। क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक की अपेक्षा थर्मोसेटिंग जो कि उष्मा ड्रिड हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं। क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड होता है, और विद्युतरोधी होता है। विद्युतरोधी का मतलब वह इसमें ज़्यादा करंट का प्रभाव नहीं होता है, सुचालक नहीं होता है, वह विद्युत को कुचालक पूर्ण रूप से कुचालक कर देता है। इसीलिए घरों में जो बिजली का स्विच सब होता है, पिन होता है, प्लग इन करने वाला पिन होता है, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स बनाए जाते हैं, जैसे आपको स्विच हो गया,
कुछ एमसीबी सब का जो कवर होता है इसी प्लास्टिक का थर्मोसेटिंग का ही बना होता है। उसके बाद कुछ ये 3 पिन सब हो गया, ये सब किसका बना होता है? थर्मोसेटिंग का ही बना होता है, मतलब उस्मा स्टील का ही बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है जो बेकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? बेकेलाइट का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। चूँकि बेकेलाइट भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही है, उसको भी हम बेकेलाइट को भी हम प्लास्टिक ही कहते हैं। कुछ अलग होता है, दोनों प्लास्टिक से ही अलग होता है, लेकिन इसी कैटेगरी में आते हैं। सेम उसी वही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आता है। ठीक है, तो बेकेलाइट का उपयोग विद्युत प्लग, स्विच, टेलीफोन उपकरण और टीवी टेलीविज़न का जो कैबिनेट होता है, उसके बाद आपका कुछ बर्तन के हत्थे होते हैं, पकड़ने वाले बर्तन को पकड़ने वाले को जो प्लास्टिक का लगा होता है वो भी किसके बने होते हैं? इसी बेकेलाइट का ही बना होता है, जो जल्दी गलता नहीं है। ज़्यादा टेम्परेचर सहने की क्षमता होता है किसमें? बेकेलाइट में। उसके बाद आपका टेलीविज़न का कैबिनेट हो गया या विद्युत स्विच हो गया, बर्तन में लगाए गए प्लास्टिक जो भी होता है उसी का बना होता है। उसके बाद आपका 3 पिन हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, यह सब किस में आता है? इसी में नया बेकेलाइट का ही बना होता है। ठीक है, इसका आंसर है बेकेलाइट का उपयोग विद्युत प्लग, स्विच, टेलीफोन उपकरण के बाहरी ढांचे एवं बिजली के अन्य सामान बनाने के साथ साथ इसका उपयोग घरेलू बर्तनों के हत्था, मोटरों के पार्ट्स, रेडियो, टेलीविजन, एक कैबिनेट इत्यादि बनाने में होता है। मोटर का भी पार्ट, जो मोटरसाइकिल में सब में पार्ट बना होता है प्लास्टिक का, यह सब इसी का बना होता है। कार सब का जो पार्ट होता है वह सभी बेकेलाइट का ही बना होता है। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में है, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो यह दर्शाने के लिए कि प्लास्टिक प्राकृतिक में अक्षयकारी होते हैं, उदाहरण दे। यह हमें दर्शाना है जो प्लास्टिक जो होता है अक्षयकारी होता है, इसका कुछ उदाहरण देने के लिए कह रहा है। इसका कुछ उदाहरण देने के लिए कह रहा है। चलिए, हमें 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यह दर्शाने के लिए कि प्लास्टिक अक्षयकारी होता है, एक उदाहरण दे। अक्षयकारी का मतलब होता है कुछ हमें कोई हानि नहीं करता है। इसी में यदि हम इस प्लास्टिक के बर्तन में कुछ रखते हैं तो जल्दी हमें हानि नहीं पहुंचाता है। यह हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, हमें बताने के लिए कह रहा है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, प्लास्टिक हवा और पानी से क्रिया नहीं करते। सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, जो कोई सा भी पदार्थ होता है बिना रिएक्शन का उसमें जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए यदि एक लोहे का छड़ है, उसे हम पानी में भिगोते हैं तो यह पानी से अभिक्रिया कर लेते हैं और बाहर आने पर हवा से अभिक्रिया कर लेते हैं, और दोनों को अभिक्रिया होने से इसके ऊपर एक परत बैठ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। जो लाल लाल ब्राउन टाइप का होता है उसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। मतलब यह क्या हुआ, पहले रड को पानी में भिगोने से इसमें जल के साथ अभिक्रिया हो गया और बाहर लाने पर हवा के साथ अभिक्रिया हो गया, तो यह इसके ऊपर एक परत जम गया जो कि जंग कहलाता है। मतलब यह पानी और हवा से अभिक्रिया किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो लोहे में जंग लग गया, मतलब हवा और पानी की अभिक्रिया से इसमें जंग लग गया। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक में ना तो हवा से अभिक्रिया कर सकता है प्लास्टिक और ना ही पानी से अभिक्रिया करता है। इसीलिए इसमें जो होता है कोई ना ही रूप में परिवर्तन होता है और ना ही कुछ आकार में परिवर्तन होता है। इसके वो वैसे का वैसा रहता है। चलिए, जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन में दिया है, जो आंसर लिखे हुए हैं, जो प्लास्टिक हवा और पानी से क्रिया नहीं करते, इसीलिए प्लास्टिक प्रकृति में अक्षयकारी होते हैं। उदाहरण के लिए घर में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के डब्बे और बाल्टी आदि को सालों साल प्रयोग के चलाने के बावजूद ना तो उस पर जंग लगता है और ना ही रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, कहने का अर्थ है जो भी हम घरेलू उपयोग में लाते हैं, जैसे कि मसाले का डब्बा हो गया, पानी भरने के लिए बाल्टी हो गया, और बहुत से सारे ऐसे पदार्थ प्लास्टिक का उपयोग करते हैं जो हम कोई चीज़ वस्तु रखने के लिए करते हैं, सालों साल उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, फिर भी ना ही उसमें रंग में परिवर्तन होता है ना ही रूप में परिवर्तन, वो वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है जो प्लास्टिक अक्षयकारी होते हैं। ठीक है, चलिए इसी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन,
जो कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में सूती कमीज एवं संश्लेषित सामग्री से बने कमीज में कौन सा खरीदना चाहिए। क्या कह रहा है, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का मौसम में हमें सूती के कपड़े पहनना चाहिए या फिर संश्लेषित रेशों से बने कमीज खरीदना चाहिए। कौन से दोनों में से कौन सा कमीज हमें खरीदना चाहिए, कौन सी मौसम में, गर्मी के मौसम में। यहाँ पर देख लीजिए, गर्मी के मौसम में जो होता है हमारे शरीर से पसीने बहुत ज़्यादा निकलते हैं और हमारे शरीर को हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन संश्लेषित रेशों से जो कमीज बनते हैं उसमें ना ही हवा इंटर करते हैं, हमारे शरीर को टच करते हैं, और ना ही हमारे शरीर के अंदर जो पसीने बनते हैं उसको अवशोषण कर पाते हैं। मतलब हमारे शरीर गर्मी के मौसम में जो जितने हमारे शरीर में पसीने बनते हैं उसको अवशोषण नहीं कर पाते हैं, मतलब सोख नहीं पाते हैं। कौन सा, संश्लेषित रेशों से बने कमीज। लेकिन यदि हम गर्मी का मौसम में सूती का वस्त्र पहनते हैं उसमें हवा भी आता है और उसका जो कपड़े जो होते हैं वह हमारे पसीने को अवशोषण कर लेता, अपने अंदर सोख लेता, ऑब्जर्व कर लेता है। तो इससे हमारा स्पष्ट हो गया जो गर्मी का मौसम में हम सूती के कपड़े पहनेंगे, ना कि संश्लेषित रेशों से बने कोई सा भी कमीज, कोई सा भी कपड़ा हम पहनेंगे। तो इससे क्लियर हो गया। यह देखिए बाबू साहब सूती वस्त्र पहने हुए गर्मी में कह रहे हैं हम कंफर्टेबल है बिल्कुल, और ये बाबू से कह रहे हैं संश्लेषित वस्त्र पहने हुए हैं गर्मी के मौसम में, तो पसीने से बेहाल है, परेशान है, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। तो हम कहेंगे बाबू तुम गर्मी का मौसम में सूती का कपड़ा पहनो, आराम रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, पसीने भी जल्दी ज़्यादा नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका यह क्वेश्चन लघु उत्तरीय का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन। तो मिलते हैं आगे क्लास में। इससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मेरे वीडियो को लास्ट तक ये देखा। ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे वीडियो से आपको यदि थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।